नौकरी का घमंड। नमस्कार दोस्तों, सानिया आभासी स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नौकरी का घमंड। भयंकर गर्मी में सुमन जी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उनकी बहू नेहा की जोरदार आवाज़ आती है। माँ जी, खाना बन गया क्या? इतनी देर लगा दी, अभी तक आपका खाना ही बनकर तैयार नहीं हुआ। बहू की जोरदार आवाज़ सुनकर सुमन जी अंदर तक खिल जाती है और वो जल्दी जल्दी एक प्लेट में पूरी सब्जी रख कर उसके पास ले जाती है। जैसे ही नेहा पूरी और आलू की सब्जी देखती है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह खाने की प्लेट को उठाकर फेंक देती है और सुमन जी से बोलती है, आपको इतनी भी अकल नहीं है? सुबह सुबह ही ऑयली खाना बनाकर रख, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ऑयली खाना खाकर हम बीमार पड़ जाएंगे। आप तो बीमार होकर बैठ जाएंगे और मुझे भी बीमार कर देंगी। बहू की बात सुनकर सुमन जी धीरे से बोलती है, बेटा आज त्यौहार था इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी पूरियाँ निकाल लेती हूँ। सुमन जी की बात सुनकर उसकी बहू पैर पर रखते हुए बोलती है, माँ जी आपका गाँव की गवार ही रहेंगी। यह त्यौहार व्यवहार कुछ नहीं होता, इतनी बार आपसे कहा है कि खाना ढंग से बनाया करिए और चिल्लाती हुई अपने ऑफिस से निकल जाती हैं। सुमन जी अपनी बहू नेहा का यह रंग देखकर दंग रह जाती हैं। फिर बेचारी बूढ़ी माँ रोते हुए बिखरा हुआ खाना समेत रसोई में चली जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ऐसा क्या कर दिया कि बहू मुझे इतना सुनाकर चली गई, और फिर से रोने लगती है। इधर दोपहर के 2 बज रहे थे। उनके पोते के आने का समय हो गया था। जैसे उनका पोत आया वो दौड़ते हुए अपनी दादी के पास लिपट गया और अपनी दादी को अपने स्कूल की सारी बात अपनी तोतली आवाज़ में बोलने लगा। सुमन जी भी उसकी तोतली भाषा को सुनकर बहुत खुश होती है। एक ही वही तो था, बुढ़ापे में उन्हें हंसाता था। अभी वो दादी दादी कहकर दादी से बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी बहू नेहा का भी आना हुआ। नेहा ने जैसे ही अपने बेटे राहुल को अपनी दादी के पास खेलते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहा करो, आप उसे भी अपनी तरह जाहिल और गवार बना दोगी। और राहुल को पकड़ के उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर चली जा गई। सुमन जी का पोता दादी दादी चिल्लाता ही रहा। उधर सुमन जी पोते को ऐसे चिल्लाता देखकर आंसू बहा जा रही थी। सुमन जी आंसू बहाने के अलावा कर भी क्या सकती थी। फिर वह अपने को आप को संभालते हुए अपने कमरे में जाते हैं और अपने पति की तस्वीर के सामने आंसू बहाते हुए बोलती है, आप तो चले गए, मुझे इस दुनिया में दुख भोगने के लिए छोड़ गए। अच्छा होता आपकी जगह मैं इस दुनिया से छोड़कर चली जाती। सुमन जी एक बहुत ही समझदार महिला थी। मैं बहू की हर बात को अपनी बेटी समझकर उसे माफ़ कर देती थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी जब उसने अपने बेटे यानी सुमन जी के पोते को भी उसके पास आने से मना किया। या क्योंकि एक वही तो था जिसके साथ खेलकर वो अपने सारे दुख भूल जाती थी। उसका पोता भी अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो छोटा होने के कारण कुछ बोल नहीं सकता अपनी माँ से, क्योंकि अभी वो सिर्फ 5 साल का ही था। सुमन जी के घर के पास ही एक बांके बिहारी जी का मंदिर था। वो जब भी परेशान होती तो उस मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने चली जाती। उस मंदिर में भोजन कीर्तन करने बहुत सी महिलाएं आती थी। बहुत महिलाएं वृद्ध भी थी। उन वृद्ध महिलाओं में सुमन जी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब कभी सुमन जी बहुत उदास होती तो जब वो मंदिर में उदास मन से बैठी होती तो वो वृद्ध महिलाएं सुमन जी से पूछती कि सुमन जी आप इतना परेशान क्यों रहती हैं? सुमन जी पहले तो सोचती, बताओ, अपनी सहेलियों से कुछ बातें करके अपना मन हल्का कर ले, लेकिन फिर सोचती कि यूँ घर की बात बाहर करना भी ठीक नहीं है। फिर उसने कुछ बहाना बना देती कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मन नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ बैठकर अपनी ईश्वर से प्रार्थना करती, भगवान आपने पहले ही बहुत ज़्यादा दुख दिया है, अब मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। एक दिन तो सुमन जी के साथ उसकी बहू ने तो हद ही पार कर दी थी। दरअसल वह आया था कि नेहा ने उस दिन अपने घर में एक
बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। यह पार्टी उसने अपने प्रमोशन के चलते रखी थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। उसका घर तो जैसे जगमगा रहा था मानो आज दिवाली हो। उस पार्टी में शहर के कई मेहमान आए हुए थे, जिसमें बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल थे। उसने खाने पीने और सजावट की ऐसी व्यवस्था कराई थी कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी पार्टी में आए शहर के जाने माने बिजनेसमैन किशोर जी बोले, मान गए नेहा, क्या अरेंजमेंट किया है आपने? तभी उसकी सहेली विनीता बोली, पार्टी तो शानदार होनी ही थी, क्योंकि इसकी व्यवस्था नेहा ने जो की थी। चारों तरफ नेहा की सब तारीफ करने में लगे थे। नेहा भी अपनी तारीफ सुनकर घमंड में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में बैठी हुई अपनी सासू माँ सुमन जी पे जाती है, जो दूर से बैठी सभी को देख रही थी। अपनी सास को देखकर नेहा का चेहरा तो मानो गुस्से से तमतमा जाता है और गुस्से में पैर पटकते हुए वह अपने सासू माँ के पास जाती है और उनका हाथ खींचते हुए उन्हें दूसरे कमरे में ले जाते हुए चिल्लाती कर बोलती है, अरे आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? समझ में नहीं आता कि आपको इतने बड़े बड़े लोग, शहर की जानी मानी हस्तियाँ इस पार्टी में आए हुए हैं और मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि आप पार्टी में नहीं आएंगे, आपको एक कमरे में ही रहना है, लेकिन आपको मेरी बात सुनाई कहाँ पड़ती है? आप तो जैसे मुझे बेवकूफ़ ही समझती हैं। और चलो, अगर आप बाहर भी आ गई तो इतनी घटिया सी साड़ी पहनकर, अरे आपकी इज्जत तो 2 कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं ना। उस दिन नेहा ने पार्टी के चलते शराब पी भी रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए और गुस्से में तिलमिलाते हुए उंगली दिखाते हुए बोली, सुनो, यह बेशर्मी छोड़ी नहीं तो कहीं और चली जाए। मेरी छाती पर यूं मुंह न तला कीजिए। यह सब सुनकर सुमन जी का मानो दिल ही बैठ गया। वो गले से बोली, मैंने कमरे से बाहर निकलने का सोचा भी नहीं था और ना ही मुझे पार्टी में आने का कोई शौक था, लेकिन राहुल जिद करने लगा, दादी मैं भी पार्टी में जाऊंगा, चलो ने मेरे साथ। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले गया। गुस्से में नेहा सुमन जी से बोलती है, मैं तो पहले से ही बोलती थी कि उसको अपने से दूर रखा करो, नहीं तो वो भी आपकी तरह जाहिल बन जाएगा। नेहा लगातार सुमन जी को खरी खोटी सुनाती जा रही थी, लेकिन सुमन जी अब चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती जा रही थी और वहीं बैठी आंसू बहा रही थी। तभी उसका बेटा राहुल भी वहाँ आ जाता है और वो माँ को ऐसे चिल्लाते हुए बोलता है, माँ ऐसे ना चिल्लाया करो मेरी दादी से, दादी की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो मैंने ही जिद किया था। वो अपनी तोतली आवाज़ से बोलते जा रहा था, लेकिन नेहा ने गुस्से में आकर उसके भी 2-4 तमाचे जड़ दिए। अपने पोते से इस तरह से मार खाते देखकर वो उससे मना करती रही कि मेरे पोते को ऐसे न मारो। सुमन जी के अंदर से आत्मा ही रो पड़ी, वो अंदर से टूट गई, लेकिन नेहा गुस्से में इतनी आग बबूला थी कि वो सुनने वाली कहाँ थी। वो राहुल को हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाती है और इस रूम में बंद कर देती है। आज बहू का ऐसा रूप देखकर सुमन जी तो काटो तो खून नहीं। वो अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज की घटना ने उन्हें अंतर तक हिला दिया। सोचने लगे कि मेरी बहू को मेरे प्रति व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और इसका खामियाजा मेरे छोटे से पोते को भी सहन करना पड़ता है। रोते हुए सुमन जी अपने पति की तस्वीर की ओर देखते हुए बोलती है, क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी बहू के लिए। आज वो जिस कुर्सी पे बैठी है उसके लिए मैंने न जाने कितने त्याग किया है। यह सोचते हुए भी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। रात के 3 बजे थे। सड़कों पे गर्माहट का सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ते भी सभी भौंक रहे थे, कभी खामोश हो जाते थे, कभी भौंकने लगते थे और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सुमन की भी आंखों में नींद थी, शरीर दर्द से बेहाल था, उसके हाथ भी थक रहे थे, लेकिन उन्हें रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उसमें इतनी हावी होने लगी थी कि वो उठकर अपनी आँख पर ठंडे पानी की छींट मारने लगी। यह देखकर उनकी बहू नेहा बोली, माँ जी आप थक गई हैं, आप भी सो जाइए, क्योंकि नेहा भी उसके पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वो बोली, माँ जी मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप पूरी तरह से थक चुकी हैं और आपको नींद भी बहुत आ रही है। तब सुमन जी बड़े प्यार से नेहा से बोलती है,
अरे बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यह काम कल ख़त्म करना ही है। मुझे मेरे लिए बेकार में परेशान हो रही हो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी परीक्षा नज़दीक है ना। तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक हो रही है ना। तब नेहा अपनी सासू माँ की बात सुनकर बोलती, हाँ माँ जी, तैयारी तो अच्छी हो रही, अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। फिर नेहा कुछ सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए बोलती है, अगर इस बार सफल नहीं हुई तो। सुमन जी उससे पहले बोलती है, तो क्या बेटा, आगे तो बताओ। अब नेहा दुखी मन से बोलती है, माँ जी मैंने निश्चय कर लिया है, अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं आपके काम में ही हाथ बटाऊंगी। अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी मेहनत करती है। मैं बैठी बैठी यूं ही नेहा अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि तभी सुमन जी उसकी बात काटते हुए बोली, बहू ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि नहीं होगा तेरा लक्ष्य। क्यों नहीं होगा? तो परीक्षा में पास देखना, एक दिन भगवान तुझे सफल जरूर देंगे। फिर सुमन जी बड़े प्यार से नेहा से बोलती, अरे तू दिन रात इतनी मेहनत करती और कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी बहू नेहा से सगी माँ की तरह प्यार करती थी, वो कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। 3 साल पहले की बात है। नेहा अपने पति राज और सुमन जी के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ बस से जा रहे थे। नेहा का 1 वर्ष का बेटा भी था। वो सभी लोग अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बस में मौज मस्ती करते हुए वो सभी लोग शादी का मजा लेने जा रहे थे। नेहा ने माँ पिताजी बचपन में स्वर्ग सुधार गए थे। नेहा का एक बड़ा भाई था, उसने ही बड़ी मुश्किल से नेहा की शादी की थी। नेहा की शादी करने के बाद उसकी भाई ने भी शादी कर ली, लेकिन भाभी इतनी तेज थी कि नेहा की उससे कटी नहीं थी और वो मायके कम ही जाती थी। लेकिन नेहा की सासू माँ इतनी अच्छी थी कि उसे बेटी की तरह प्यार से रखती थी। सुमन जी की बहन की लड़की की शादी थी, उसी में वो सभी लोग शामिल होने जा रहे थे। तभी नेहा का पति राज बोला, नेहा तुमने सारी चीज़ें अच्छे से रख ली थी ना, बच्चे की कोई भी ज़रूरत चीज़ भूली तो नहीं ना। नेहा अपने पति से बोलती है, नहीं जी मैंने सारी चीज़ें अच्छे से रख ली हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सभी चीज़ों को याद करके एक एक करके रख लिया था। फिर सुमन जी बोलती, बेटा नेहा यह लिट्टी रखी थी न तूने। तब नेहा माँ जी से बोलती है, हाँ माँ जी मैंने रख ली है। सभी लोग अपनी बातों में व्यस्त थे। बस भी अपनी गति से रोड पे जा रही थी। उन्हें शादी में जयपुर जाना था, लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले कुछ घंटे पहले ही बस का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट में सुमन जी की बेटा और नेहा का पति भी काल का समुद्र में समा गया। नेहा और सुमन जी एक्सीडेंट में बस घायल हुए थे। उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन वो बच गए। नेहा का बेटा भी बाल बाल बचा था। नेहा दुख से भरी हुई बोलती है, कई लोग मारे गए तो, पर वो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने पास बुला लेते। मेरे पति तो उठा लिया आपने, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं उसकी सास सुमन जी अपने आप को हिम्मत रखते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाती है और बोलती है, होने को लिखा कौन टाल सकता है। बहू अपने इकलौते बेटे की आसमे हुई मृत्यु से सुमन जी तो टूट कर रह गई थी। नेहा भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जीना तो था ही ना। सुमन जी बोलती है, बहू पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी दुख आए, हमें रुकना नहीं है। फिर आगे सुमन जी बोलती है, बेटा राज का दाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही ना। मुझे अपने बेटे और मुझे अपने पोते राहुल के लिए जीना ही पड़ेगा। तब नेहा बोलती है, माँ जी ये कैसे हो पाएगा? सहारा तो चला गया, अब जीने की भी इच्छा अंदर से ख़त्म हो गई है। नेहा बोलती है, लेकिन माँ जी कैसे सब होगा? राज की कमाई से ही घर चलता था, अब वही चले गए तो हम तीनों अब किसके सहारे रहेंगे? नेहा आगे दुख भरे स्वर में बोलती, अब हम कहाँ रहेंगे? कहाँ से लाएंगे पैसे और घर का चूल्हा चौका कैसे जलाएंगे? कैसे हम किराया देंगे और कैसे हम सारी चीज़ों को लाएंगे? सुमन जी अपनी बहू को समझाते हुए बोलते हैं, बेटा
मुसीबत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें इस समय ही हिम्मत से मुकाबला करना होगा। फिर सुमन जी के दिमाग में आता है कि उनकी बहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। बहू से बोली, बहू शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, तू पढ़, खूब पढ़ और उसके बाद अपनी मंजिल खुद ब खुद तय कर लेगी। और जहाँ तक रही घर संभालने की बात, वो मुझ पे छोड़ दे। राज के पिता राज को 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर गुजर गए थे, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ूंगी। सुमन जी सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो बेटे ने माँ की सिलाई कढ़ाई करना छुड़वा दिया। बोला, माँ आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम करिए, तो मैं बुढ़िया से कमाने लगा हूँ। फिर सुमन जी अपनी बहू से बोलती है, अब मैं सिलाई का काम शुरू करूँगी, इससे मैं तेरी पढ़ाई भी पूरी कर पाऊँगी। आज एक बार बहू के लिए मैंने अपने बेटे को पालने के लिए वह काम किया था, जो आज मैं तेरे लिए नहीं कर सकती क्या? तब नेहा बोलती है, माँ जी क्या यह अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करें और मैं बैठी बैठी पढ़ाई करूं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं भी सिलाई करूंगी, आप आराम कीजिए, मैं पूरा खर्चा उससे ही निकाल लूँगी। सुमन जी उससे बड़े प्यार से बोलती है, नहीं बेटा, अरे मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हूँ, अभी मुझ में बहुत दम बाकी है, तो मेरी चिंता मत कर, बस तुम मन लगा कर पढ़ाई कर, मैं अपना तेरा और अपने पोते का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा और नौकरी की तैयारी कर। सुमन जी अपनी सिलाई का काम करने लगे और नेहा ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। या उसके कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियाँ, नोट्स, घर का खर्च चलाना, सब कुछ सुमन जी के कांधे पे आ गया था। नेहा भी अपनी सासू माँ को जब इतनी मेहनत करते हुए देखती तो वो भी खूब मन लगाकर पढ़ती। धीरे धीरे नेहा की मेहनत और सुमन जी की मेहनत रंग लाई और नेहा की लगन के कारण उसने MSc फर्स्ट डिवीज़न से पास की। नेहा बोली, यह सब आपकी मेहनत का ही फल है, अगर आप नहीं होती तो मैं कब की हिम्मत हार चुकी होती। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरा आशीर्वाद से ज़्यादा तुम्हारी कठिन मेहनत ने ही अपना रंग दिखाया है। पढ़ाई पूरी हो गई तो नेहा ने नौकरी के लिए परीक्षा देना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार 4 से 5 नंबरों से उसका सिलेक्शन छूट जाता है। एक बार तो इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नेहा थोड़ी सी परेशान और हताश से रहने लगी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो बहुत महंगे होते थे और वे लोग इतना खर्च बार बार सही नहीं कर सकते थे। एक दिन नेहा इसी सोच विचार में उदास बैठी थी, तभी सुमन जी वहाँ आई और उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो नेहा ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सुमन जी की जिद करने पे वो सब बोल बैठी कि माँ जी आप बहुत हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप भी बुजुर्ग हो गई हैं, आप भी मेरे लिए कितना मेहनत करेंगी, मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा। तब सुमन जी ने उसे समझाया कि जब मैं हूँ तब किस बात की चिंता है बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है। अगर तुमने अपना हौसला छोड़ दिया तो हौसला छोड़ने वाले की मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार सुमन जी का विश्वास और नेहा की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल गया। नेहा का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पे हो गया। जिस दिन नेहा का सिलेक्शन हुआ उस दिन सुमन जी नेहा को पकड़ के इतना रोई कि नेहा को ही कहना पड़ा कि माँ जी अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं, आपकी मेहनत और तपस्या का फल हम लोगों को मिल गया है। फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? सुमन जी ने अपने आंसू पोंछे और नेहा से कहा, बहू यह आंसू जमा थे बहुत दिनों से, यह सब्र के आंसू थे और जब सब्र से खुशी मिल जाती है ना तो फिर यह आंसुओं का बांध टूटने को उतारू हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ज़मीन पे नहीं है, मैं आसमान में उड़ रही हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुमन जी को ऐसा लग रहा मानो नेहा और सुमन जी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ज़िंदगी एक और नया मोड़ लेने वाली थी। जिस बहू के लिए सुमन जी ने दिन रात की परवाह किए बिना
रात दिन मेहनत करती रही और वही बहू बदल गई। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया। अफसर बनने के बाद किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में सभी लोगों से बदतमीजी से बात करती और घर में सुमन जी की इज्जत नहीं करती। काम के बदले घूस मांगती और नहीं देने पर अपना रोब झाड़ती। तभी एकदम दूध वाले की आवाज़ आई। सुमन जी एकदम अपने यादों से उभर से बाहर आती है। घड़ी में देखती है तो सुबह हो चुकी थी। बाहर निकलकर देखा तो वो ऑफिस के लिए चली गई। सुमन जी भी आज बहुत परेशान थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो न धोकर मंदिर के लिए निकल गई। अपनी बाकी बिहारी जी की शरण में आज वो मंदिर तो जा रही थी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो भगवान से बोल रही थी, हे प्रभु, आपने मेरा पति भी जल्दी मुझसे ले लिया और मेरे बेटे को भी छीन लिया। मैंने अपनी बहू को इतनी दिक्कतों के साथ पढ़ाया और इस काबिल बनाया, वो भी मुझसे नफरत करती और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। एक पोता है जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन बहू ने मुझसे उसे भी छीन लिया। आप ही बताओ, पर वो मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सुमन जी रोती रोती भगवान के से प्रार्थना कर रही थी, अब तो रहम करो प्रभु, अगर आपको यही सब करना है तो मुझे भी अपने पास बुला लो। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि यह सब सह सके। आज सुमन जी के सब्र का बांध टूट गया। वो कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने जो भी कुछ सहा वो अपनी किस्मत मानकर उसे मान लेती थी, लेकिन आज उनका सब्र का बांध टूट चुका था। वह रोए जा रही थी और कह जा रही थी, या तो प्रभु मुझे उठा लो या मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। इधर नेहा अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी तो एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी, वो उसके पास आए और उससे बोले, मैडम जी, मेरी मदद कर दीजिए, बहुत दिनों से दौड़ रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मेरी अर्जी ले लीजिए और अपनी अर्जी दे। नेहा उससे बोली, आप 1 महीने बाद आइएगा। उस व्यक्ति ने जैसे ही 1 महीने का टाइम सुना, वह व्यक्ति गुस्से में चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम जी, जाने कितनी बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब इन्हीं बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची कि बार बार दौड़कर मैं यहाँ आऊँ, और आप लोग हर बार मुझे 1 महीने का लौटा देते हैं। आप लोगों ने तो हद मचा रखी है, आप लोग किसी की मजबूरी को समझते ही नहीं हैं। तब नेहा बोली, अरे जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाली करो, तुम मेरा दूर हट जाओ, मुझसे जाने कहाँ से चले आते हैं और मेरा दिमाग खाली करने लगते हैं। तब बूढ़ा व्यक्ति रोकर बोलता है, मेरा जवान लड़का सड़क दुर्घटना में ख़त्म हो गया, मैं बूढ़ा अपनी बहू और पोते का गुजारा कैसे करूं? कुछ तो रहम करो बेटा। नेहा ने जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी, उसको सरसरी नज़र से देखने लगी। उसके पास ही उसकी बहू खड़ी थी और साथ में उसका 2 वर्ष बेटा, और उसकी बहू उस बुजुर्ग से पूछ रही थी। वह बुजुर्ग रोते हुए बोलता है, अगर बेटे यह मुआवजे के लिए पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं उससे एक सिलाई की मशीन खरीद लूँगा और उस सिलाई की मशीन से मैं लोगों के कपड़े सिल सकूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं अपने बहू और पोते का पाल पोस सकूँ। इनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। नेहा ने जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की पूरी बात सुनी तो उसे अपने वो दिन याद आ गए कि कैसे उसकी बूढ़ी सास ने उसको पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उसकी बहू पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाए। वो खुद न खाती लेकिन अपनी बहू और पोते के लिए खाने की व्यवस्था रखती। आज उसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर नेहा को अपने सारे पुराने दिन याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। अरे उसकी सासू माँ ना होती तो वो तो जीना ही छोड़ चुकी थी, अधिकारी बनना तो दूर की बात है, उसने तो बिल्कुल हिम्मत ही हार दी थी। आज वो जो कुछ भी है अपनी सासू माँ के त्याग और तपस्या के बल पे है। उसने अपनी सासू माँ के साथ किए गए गलत व्यवहार पे आत्मग्लीन हो रही थी। वो याद कर रही थी कैसे उसने पल पल अपनी सासू माँ का अपमान किया, यहाँ तक कि उसे अपने बेटे को भी उसके साथ खेलने को मना कर दिया। नेहा अभी अपनी यादों से
ओवर में खोई हुई थी कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से बोला, बेटा मेरी अर्जी मंजूर कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। और नेहा के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। नेहा तुरंत ही कुर्सी से उठी और उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों को पकड़कर बोली, बाबा रोइए मत, मैं अभी ही आपकी अर्जी मंजूर करती हूँ। उसने तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति की अर्जी को साइन किया और उससे बोली, अगर बाबा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद रखना। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो गया और नेहा के सर पे हाथ रखते हुए बोला, बेटा ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहना, अच्छे लोगों की समाज में बहुत ज़रूरत है, तुम जैसे लोग ही हम लोगों को उद्धार कर सकते हो। आज पहली बार नेहा को बहुत सुख की प्राप्ति हो रही थी। आज उसने उस व्यक्ति की सहायता करके बहुत ही बड़ा काम किया था, क्योंकि इससे पहले वो किसी न किसी से घूस लेती रहती थी। अब नेहा को अपनी सासू माँ की चिंता होने लगी। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का काम ख़त्म किया और जल्दी से अपने घर की ओर भागी। वे रास्ते भर अपनी सासू माँ के बारे में ही सोचने लगी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। नेहा जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो सामने सोफे पे बैठा हुआ उसका बेटा बहुत उदास था। वो उसके बेटे के पास जाती है और बोलती है, आप ऐसे क्यों बैठी हो? तब उसका बेटा राहुल बोलता है, आप बहुत गंदी हो माँ, आपने कल दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। माँ मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे भी मारा था और मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था, जाइए मैं आपसे बात नहीं करता। नेहा को कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कल शराब जो पी थी, फिर उसने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला तो उसे सारी घटना याद आ गई। उसने कसम खा ली कि आज की बात वो कभी शराब नहीं पिएगी और उसने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो कभी भी उसे या उसकी दादी माँ से गलत बर्ताव नहीं करेगी। फिर उसने अपने बेटे राहुल से पूछा, बेटा दादी माँ कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? वो रोता हुआ बोला, दादी माँ तो सुबह से घर से चली गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। बेटे की बात सुनकर नेहा तो हड़बड़ा गई। वो चिल्लाते हुए बोली, माँ जी कहाँ हैं आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। वह जल्दी से घर के बाहर निकलती है और सबसे पूछती है, क्या आपने मेरी माँ जी को देखा है? वो आसपास के लोगों के घर जाती है और उसके दरवाजे खटखटा कर उससे पूछती है कि आपने मेरी माँ जी को देखा है क्या? वे आज सुबह ही कहीं चली गई है। तभी एक बुजुर्ग महिला ने नेहा की आवाज़ सुनी। वो बुजुर्ग महिला रोज मंदिर जाती थी। उस महिला ने नेहा के पास आकर कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सासू माँ बाकी बिहारी मंदिर में गई है और सुबह से वहीं बैठी हुई है, लेकिन वह आज बहुत उदास थी और रोते ही जा रही थी। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। नेहा ने जैसे उस बुजुर्ग महिला से यह बात सुनी तो वह खुशी से उसको गले से लगा लेती है और कहती है, धन्यवाद मम्मी जी, आपने मेरी बहुत सहायता की है। और दौड़ती हुई मंदिर में जाती है और मंदिर में पहुंचती ही अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है। उधर सुमन जी हाथ जोड़े अपनी बाकी बिहारी जी की ओर एकटक देखे जा रही थी। नेहा को जैसे ही अपने कदमों में गिरा देखा तो वो चौंक गई। बोली, बेटा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? नेहा ने रोते हुए अपनी सासू माँ से अपने ऑफिस की सारी बातें बताई और रोते हुए नेहा ने अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं आज जिस पद पे हूँ उस पद पर पहुँचने वाले आप ही हैं। आपके त्याग और तपस्या ने मुझे इस पद पे पहुँचाया था और मैं ही इस पद के घमंड में आपका अपमान कर बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। नहीं बेटा, तुम ऐसे मत कहो, तुम तो मेरी बेटी हो। अगर कोई सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं माँ जी, मैं आपकी अपराधी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। सुमन जी ने अपनी बहू की बातें सुनी तो उसको हंसकर गले से लगा लिया। नहीं बेटा, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ, तुम तो मेरी बेटी हो। लेकिन माँ जी, मैंने आपका बहुत अपमान किया है, आपको बहुत दुख पहुँचाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और रोते हुए अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। मैं अपनी सासू माँ के जैसे गले लगती है
तो वो पीछे से उस बुजुर्ग की मंद मुस्कुराहट देख रहे थे। उनकी मुस्कान अद्भुत थी। नेहा ने सोचा कि चलो अपनी माँ जी को भी उस बूढ़े व्यक्ति से मिलवा दूँ। वो व्यक्ति भी उन्हीं की तरफ अपनी बहू और पोते की पालन पोषण करना चाहते हैं। वह जैसे अपनी माँ जी से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कहती है, वो उन्हें मिलवाने के लिए बोलती है, तो माँ जी भी जल्दी से पलटती हैं। लेकिन वो दोनों देखकर दंग थी कि वहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तभी सुमन जी बोलती है, बेटा यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, मुझे कोई भी बुजुर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोलती है, अभी तो वो बुजुर्ग व्यक्ति यहीं पर खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। नेहा को अब समझ में आ गया कि हो न हो या बाकी बिहारी जी ही थे जिन्होंने मुझे गलत राह पर जाने से रोक लिया। और वो तुरंत ही बाकी बिहारी जी के चरणों में जा गिरती है और उसने माफ़ी मांगती है। आज सुमन जी की मेहनत, तपस्या और त्याग का फल उन्हें मिल गया था। उनकी बहू उनके पास लौट आई थी। आज बाकी बिहारी जी ने ही सुन ली थी और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। सुमन जी जैसे घर में प्रवेश करती है, उनका पोता दादी दादी कहकर उनके पैरों में चिपक जाता है। तभी नेहा बोलती है, माँ जी आप इसके साथ खेलिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया आभास स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारे सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।